स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन फाइबर के बारे में, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल समझिए ये है क्या। तो एक बात समझना बेहद ज़रूरी है, ये कंपोजिट मटेरियल के कैटेगरी में आता है। यानी कि जैसे मेटल होता है और फिर एलॉय होता है, वैसे ही मटीरियल होता है, फिर कंपोजिट मटीरियल, दोनों अलग कैटेगरी है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब होता है कि जनरली दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिला के उन सभी की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाया जाए। जैसे कि आप कंक्रीट से कोई पिलर बनाते हैं तो उस पिलर में आप पहले सीमेंट डाल रहे हैं, फिर उसमें ये डाल रहे हैं, आप सैंड डाल रहे हैं, फिर आप उसमें मतलब रॉक्स डाल रहे हैं, एग्रीगेट डाल रहे हैं, फिर आप उसमें रीबार डाल रहे हैं यानी कि छड़ डाल रहे हैं, तो ये सबका प्रॉपर्टी उसमें आता है, तो उसी को कंपोजिट कहा जाएगा। तो कार्बन फाइबर भी वैसा ही कि सिर्फ कार्बन फाइबर नहीं होता, वो कार्बन फाइबर कंपोजिट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसका कंपोजिट में क्या दो चीज़ आता है, पहला है कार्बन थ्रेड्स जिसकी के कारण से इसे कार्बन फाइबर कहा जाता है, और दूसरा बाइंडर। बाइंडर अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग बनाती है। तो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये बहुत स्ट्रांग और हल्का होता है। मजबूत आप बहुत आसानी से पा सकते हैं, आप स्टील से कोई चीज़ बना सकते हैं, मजबूत हो सकता है, एल्युमिनियम से बना सकते हैं, मजबूत हो सकता है, लेकिन वो सब भारी बहुत हो जाएगा, ये भारी नहीं होता। तो इसीलिए स्पोर्ट्स कार में पूरा जहाँ एक एक ग्राम का वजन घटाने की कोशिश की जाती है, अगर पूरा का पूरा चैसी बना दिया जाता है कार्बन फाइबर से, वजन 20 से 30% तक घट जाता है। रॉकेट केसेस में, छोटे रॉकेट में सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि रॉकेट का खुद का वजन इतना रहता है कि पेलोड कम रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रॉकेट पूरा का पूरा रॉकेट कार्बन फाइबर से बनाया हुआ है। प्लेन्स के केसेस में वो किया जाता है। और ये स्ट्रांग और हल्का होने के बावजूद भी इसमें एक बहुत अच्छा बात है, ये करोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जनरली इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसी भी इन्वायरमेंट में। मतलब ऐसा नहीं कभी कुछ नहीं हुआ, कंप्लीटली इनर्ट नहीं है, प्लैटिनम जैसा नहीं है, लेकिन मतलब काफ़ी हाई करोजन ये बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में खुले तौर पर रखा है, जैसे मान लिया आपने इसका कोई अनपेंटेड चीज़ रख दिया, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब जैसे कि आप एल्यूमिनियम रखते हो, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, करोड़ होता है, बहुत स्लोली होता है लेकिन होता है। फिर कॉपर रखते हैं, वो भी करोड़ होता है। आयरन तो सीधे स्वाहा हो जाता है, स्टील सीधे स्वाहा हो जाता है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका अगर टोटल प्रॉपर्टीज़ का अगर आप ये बनाते हैं, मतलब एक चार्ट बनाते हैं कि कार्बन फाइबर क्या क्या कर सकता है, कार्बन फाइबर कंपोजिट, वो ऑलमोस्ट कोई मेटल ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पे जो इसके आसपास भी आ सके। तो आइए समझते हैं इसको। तो बनाया कैसे जाता है ये कार्बन फाइबर को। तो हिसाब से समझिए कि कार्बन फाइबर को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पॉलीमर से स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर जनरली इस केसेस में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कार्बन का लॉन्ग चेन होता है, यानी कि पॉलीआइक्रोनेट करके इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग रहती है, या तो कभी कभी इसमें पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट यानी कि पिच जिससे रोड बनता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कहीं से भी कार्बन का सोर्स लाओ, फिर इसको जनरली किया जाता है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में ये किया जा रहा है कि आप इसको पका रहे हैं, तो पकाने टाइम आप इस फाइबर को लेते हैं और उसे लंबा करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी आपका मैकेनिकल स्पूलिंग है, और इसमें आग जैसा आप कर रहे हैं, इसको पका रहे हैं, तो हवा होने के कारण इसमें जितने भी रिएक्टेंट होंगे, जैसे कि अगर हाइड्रोजन ट्रैप है वो जल जाएगा, कोई भी इंप्योरिटीज़ है वो जल जाएगा। तो आप 300 डिग्री ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और ये सब ऑक्सीडाइज करने के बाद आप स्टिचिंग कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए जैसे कॉटन से हम लोग धागा बनाते हैं, ये उसी टाइप कैटेगरी में आप करने की कोशिश करें। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेज। अभी आपके पास कुछ खास नहीं, अभी आपके पास बस एक लड़ी है जो दिखता है कार्बन फाइबर जैसा है। फिर इसको सेकंड स्टेज में डालते हैं, यानी कि अब आपका लड़ी जब इसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ हट जा रहा है। एक्स्ट्रा चीज़ हटने के बाद जो बचे खुचे बॉन्डिंग है उसको कंप्लीट बॉन्डिंग में बदलने के लिए आप इसे सेकंड स्टेज में डालते हैं। यहाँ पे कार्बनाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे आप इसे बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए। आप किसी को इंडस्ट्रियल फर्नेस को बोलिएगा 300 डिग्री, अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये 1700 डिग्री सेल्सियस यानी 1700 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, यानी काफ़ी गर्म है, बहुत कम ही मेटल उस पर टिक सकता है। तो उस एनवायरनमेंट में पकाया जाता है, और इसमें इनर्ट गैस डाला जाता है, जैसे कि जनरली नाइट्रोजन या कभी कभी आर्गन डाला जाता है। तो इनर्ट गैस के होने के कारण से रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन का हटाना जरूरी होता है। तब जाके इसकी बॉन्डिंग डबल हो जाती है। मतलब पहले समझिए आप जब पहला बार पकाए तो ठीक है, थोड़ा सा जाना है, दूसरी बार पकाए तब ये खुद पे बॉन्डिंग करने लग गया। तो ये करके जो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस आता है, ये करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तक में करके इसको किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो कार्बन फाइबर है ये काफ़ी मजबूत है, आप जितना चीज़ से करना चाहते हो सकता है, तो इसे रिलीज कर दिया जाता है, यानी मार्केट में बेचने लगते हैं, तो इसे टाइप 3 कार्बन फाइबर कहा जाएगा। फिर आप इसको और पकाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार एक काम करते हैं, हम थर्ड स्टेज पे ले जाते हैं, इसको ग्राफेनाइजेशन करते हैं, यानी कि ये ग्राफाइट में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे 2800 डिग्री सेल्सियस यानी ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप जाके इनर्ट गैस के
एनवायरनमेंट में और पकाते हैं। अब ये जब आप कर रहे हैं तो बचा खुचा जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बन से बॉन्ड नहीं किया वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर निकलने लगता है और कार्बन खुद से बॉन्ड हो जाता है। जैसे कि डायमंड बनता कैसे, हीट और प्रेशर से, आप यहाँ ऑलमोस्ट वही सब करें, बस प्रेशर नहीं है, बस हीट है और कार्बन अवेलेबल है, तो इम्प्योरिटीज जो है जो अंदर से बाहर निकलने लग जाती है। तो अब आपके पास जो चेन आ रहा है ये ऑलमोस्ट ग्राफीन लेवल का चेन जैसा बन जा रहा है। उतना प्योर नहीं है वो, एकदम उसमें कोई और एटम होता ही नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है लेकिन ये बहुत नज़दीक पहुंच जा रहा है उसके। तो ये अगर आप समझिए कि पहला जो आपने निकाल दिया उसके बाद उसको आप हीट करते हैं तो वो टाइप 1 बन जाता है। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके ऐसे आता है। तो टाइप 3 सबसे लो ग्रेड का होता है, टाइप 1 सबसे हाई ग्रेड का होता है। मतलब एक का दाम 10,000 रुपये किलो आएगा, दूसरे का दाम 10 करोड़ रुपया किलो आएगा। तो ऐसे करके कार्बन फाइबर बनाया जाता है कि मतलब आप एक पॉलीमर लेते हैं, फिर उसको पका पका के धीरे धीरे पहले इंप्योरिटीज हटा देते हैं, फिर उसे बेक करते हैं और बेक के बाद और एक बार बेक करते हैं अगर आप उसको बहुत हाई कार्बन कॉन्सेंट्रेशन ले जाना चाहते हैं। जैसे कि बेस्ट केस में कहा जाता है कि 93% से लेकर 98% कार्बन होता है, यानी कुछ भी और नहीं बचा है उसमें। तब ये थ्रेड जो है ऑलमोस्ट मतलब पहुंच गया अपना परफेक्ट स्ट्रेंथ पे। अब बात कर रहे हैं आपके पास अभी सिर्फ धागा आया है, धागा से कुछ नहीं बने वाला, धागा से सिर्फ कपड़ा बन सकता, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हिसाब ये समझिए कि जैसे ईंटा से घर नहीं बनाया जा सकता, आप ईंटा और सीमेंट मिलाते हैं तभी घर नहीं। तो ईंटा भले मजबूत है, ईंटा भले आपके घर का वजन संभाल सकता है, लेकिन ईंटा एक दूसरे ईंटा से थोड़े जुड़ा रहेगा, वो तो बस रहेगा, आप थोड़ा सा ठेलेंगे गिर जाएगा ईंटा। तो इसीलिए सीमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, कार्बन फाइबर से जब कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ बाइंडर जैसा चाहिए। तो बाइंडर जो है यहाँ पे समझिए, जो आप कार्बन का ये थ्रेड्स के बारे में बात करिए बहुत मजबूत होता है, इस पर कोई डाउट ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन ये चूंकि अभी आप कपड़ा बना रहे हैं, आप कपड़ा से आप सॉलिड कुछ बनाना चाह रहे हैं कि जैसे गाड़ी का एक पूरा बॉनेट बनाना है या पूरी की पूरी गाड़ी बनाना है या पूरा प्लेन बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ देना होगा। स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें हम लोग बाइंडर डालते हैं, बाइंडर कमज़ोर होता है इसमें। तो ये बात समझ लिया कि आप आराम से, ऐसा हो सकता है कि आप टाइप 1 का कार्बन लिए हैं जो एकदम बेस्ट है, लेकिन बाइंडर गया गुजरा था तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत कमज़ोर होगा। और उल्टा भी हो सकता है कि आप गया गुजरा कार्बन फाइबर लिए लेकिन बाइंडरिंग स्टेज में आप खूब ने मेहनत किया है तो बाइंडिंग बहुत अच्छा से होगा, बहुत मजबूत है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी बात होती है, इसीलिए बोला कि कार्बन कंपोजिट कहा जाता है, कार्बन फाइबर कंपोजिट। दो चीज़ है, ब्लेंड बाइंडर और आपका कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर तो मतलब समझिए जापान में एक कंपनी है जो पूरी दुनिया को सप्लाई करती है वो है, और बाइंडर लोग अपने से बनाते हैं। तो बाइंडर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो बाइंडर में इपॉक्सी इस्तेमाल हो सकता है, रेजिन इस्तेमाल हो सकता है, या और प्लास्टिक पॉलीमर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये बात जरूर समझिए कि कंपनी इस चीज़ को बहुत सीक्रेट रखती है कि कौन को कैसे करके मिक्स कर रहे हैं, ये टॉप सीक्रेट आ जाता है। रफली अगर आप इपॉक्सी रेजिन से कर सकते हो तो आप बना सकते हैं, कहने को तो आप अपने घर में भी कार्बन फाइबर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब फाइबर का स्पूल खरीद के, वो घर में आप कहाँ से उतना ये समझिए नाइट्रोजन का पर्जिंग इन्वायरमेंट में आप कुक कहाँ से करेंगे वो भगवान जाने। लेकिन अगर आपको कार्बन फाइबर का ये दे दिया जाए, रोल दे दिया जाए, तो आप उससे कार्बन फाइबर कंपोजिट बना सकते हैं घर में। तो बाइंडर पे डिपेंड करता है। तो बाइंडर अगर आपका कमज़ोर पड़ रहा है, सबसे बेस्ट कार्बन फाइबर का कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए बाइंडर और कार्बन फाइबर दोनों अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं इससे कुछ बनाते कैसे हैं। यहीं पे सब लोग कार्बन फाइबर से हाथ धो लेते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलता है। यानी कि अगर आप कुछ फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये जो चीज़ बना रहे हैं इसमें थोड़ा लचक होना चाहिए, तो आप उसको अलग तरीके से बनाएंगे। फिर आप चाह रहे नहीं नहीं ये पत्थर जैसा स्ट्रांग होना चाहिए, कोई इतना भी जोर पड़े ये हिले नहीं, तो वो अलग तरीके से बनेगा। और हर का अलग अलग दाम आएगा। यानी कि अगर आपको आईफोन का केस बनाना है उसमें आप कार्बन फाइबर लगा रहे हैं, वो उसका दाम आप कितना मांग सकते हो, वर्सेस आप जंबो जेट बना रहे हो उसमें आप कितना दाम मांग सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी होता है। तो दो बहुत बड़ा एग्जांपल लिया जाता है, जनरली होता है जैसे फाइबर का जो है क्रॉस रोलिंग की जाएगी, यानी कि आपका जो भी मोल्ड है या मैंडरिन है उसके ऊपर आप उन्हें रोलिंग करके, मतलब आपको जो स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली सुनते होंगे कि स्पेसएक्स इस्तेमाल करता था, मतलब उनके पास प्रेशर वेसल है जिसमें हीलियम भरा रहता है बहुत हाई प्रेशर पे, फिर उसके बाद वो लोग उस पर ये करते हैं, कार्बन फाइबर की रैपिंग करते हैं, क्योंकि जो स्टील स्ट्रक्चर है वो नहीं हैंडल कर पाएगा। तो कार्बन फाइबर डायरेक्ट क्यों नहीं करते, बाद में उससे लीक कर जाएगा, हीलियम सीधे सीधे उसका कार्बन लॉल हो जाएगा। तो इसीलिए स्टील समझिए एक तौर का ब्लैडर जैसा बिहेव कर रहा है, और कार्बन फाइबर को उससे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिया जाता है। तो वैसे ही आप एक मैंड्रोल लेंगे, उसके ऊपर आप इसको फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद आप बाइंडर ऐड करेंगे, जो भी आपका कंपनी का सीक्रेट कॉकटेल है उसको आप ऐड करेंगे, और इसके बाद ऑटोक्लेव में डालेंगे। यहीं पे कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इतना महंगा हो जाता है कि स्पेसएक्स इसको ट्राई किया और उसके बाद बोला भैया क्षमा करो हमसे ना हो पावे। ऑटोक्लेव में किया क्या जाता है कि ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट सेक्शन है, यानी अगर आप गाड़ी का बना रहे हैं तो आपका क्लेव जो होना चाहिए उस पर गाड़ी हटनी चाहिए, मतलब गाड़ी का पूरा चैसी, और उसमें ये किया जाता है कि उसको गर्म किया जाता है। तो अभी तक तो कोई महंगी वाली बात नहीं है, हीटर बनाना है। अब बात है उसमें प्रेशर भी बढ़ाया जाता है, यानी कि जनरली नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 15 psi, यहाँ पे आप डालते हैं तो वो 15 psi को 300 से 400 psi या उससे भी ज़्यादा तक ले जाया जा सकता है। ये तो समझिए आपको एक बहुत बड़ा हीटेड प्रेशराइज चेम्बर बनाना है।
एक तो से बूम, आप बूम चेंबर के साथ काम कर रहे हो, अगर ये चेंबर में कोई फॉल्ट हुआ ये सीधे बूम हो जाएगा। तो जितना बड़ा ये चेंबर बनाते जाते हैं उसका दाम भागने लगता है। मतलब अगर एक छोटा चेंबर आप लेते हैं जिसमें कार का पार्ट्स बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार का रियर विंग हो गया या एक सेक्शन गाड़ी का एक बड़ा सेक्शन आप उसमें बनाना चाहते हो, वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, कुछ करोड़ का पड़ेगा। वहीं पर आप मुंह खोल के जंबो जेट का एक पूरा सेक्शन डालना चाहते हैं, इसका दाम इतना ज़्यादा होगा कि सिर्फ कुछ ही कंपनी इसके बारे में सोच भी सकती है। तो ये होता है, इसी कारण से बहुत लोग ऑटोक्लेव पे कुछ नहीं बनाते। इसीलिए आपसे कहिए कभी टेस्ला का गाड़ी कार्बन फाइबर से क्यों नहीं बनता, क्यों वो लोग एल्युमिनियम का बैलेट इस्तेमाल करके एल्युमिनियम से प्रेशर से बनाए जा रहे हैं, मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग कर रहे हैं एल्युमिनियम पे, कार्बन फाइबर क्यों नहीं कर रहे? वही है कि ऑटोक्लेव कहाँ से लाएंगे, वो बहुत महंगा, प्लस ये जो रोलिंग करना है ये प्रोसेस फास्ट हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, आप कहीं कर रहे हैं। बाकी सब केसेस में क्या होता है कि एक स्टील का प्रेस है, ठक से मारे, बेंड हो गया, लगा दो, काम खत्म, घर चलो। तो उतना फास्ट तो ये हो नहीं सकता। फिर आता है दूसरा जो थोड़ा सस्ते चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे आपका बाईसाइकिल हो जाए, आपका टेनिस रैकेट हो जाए, सस्ते चीज़ों के लिए उसमें होता है फाइबर बाइंडर शीट लगाया जाता है, मतलब कपड़ा जैसा रहता है, और इसको मोल्ड में डालने के लिए तिगड़म लगाया जाता है। और तिगड़म ये रहता है कि इसे वैक्यूम प्रेस करते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे हम बात कर रहे थे मतलब बहुत हाई पीएसआई का, बहुत ज़्यादा ये का, तो यहाँ पे वैक्यूम में कैसे हो रहा है? तो बात यह है कि धरती का एटमॉस्फेयर में 15 पीएसआई का प्रेशर बाय डिफॉल्ट रहता है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं कि दोनों मोल्ड को आप रखते हैं और उसको उसके अंदर वैक्यूम पुल कर देते हैं, तो एटमॉस्फेयर उसको बाहर पुश करता है। एटमॉस्फेयर पुश करेगा, फायदा वो बहुत यूनिफॉर्मली पुश करेगा। और चूंकि मोल्ड बहुत मजबूत नहीं बनाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि मोल्ड जो हो एकदम बर्दाश्त कर सके, उसके अंदर हम 300 पीएसआई का प्रेशर डाल रहे हैं, वो मोल्ड बहुत महंगा हो जाता है। तो इसीलिए सस्ते में, जैसे आप देखते हैं कार्बन फाइबर का आजकल इतना सारा चीज़ कैसे बन रहा है, क्योंकि वो सब सस्ते वैक्यूम प्रेस का फायदा उठा रहा है, तभी जाके ये सब कर सकते हैं। क्या वो मजबूत होता है? हाँ मजबूत होता है। क्या वो बहुत मजबूत होता है? नहीं। अगर आपको इस कार्बन फाइबर का फुल स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको ऑटोक्लेव के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोक्लेव जो आपका रेजिन है उससे एक एक वॉइड को पका के हटा देता है और अच्छे से बेक करता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो एकदम सॉलिड होता है, वो सबसे बेस्ट है। जो वैक्यूम करते हैं वो बुरा नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली आप एल्युमिनियम से थोड़ा आगे जा सकते हैं, स्टील से थोड़ा आगे जा सकते हैं, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे करके बनाया जाता है। इसीलिए स्पेसएक्स ट्राई किया, लेकिन बाद में हिसाब बना कि भैया नहीं अफोर्ड कर सकते उतना महंगा महंगा ऑटोक्लेव। तो बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हिसाब ये समझिए, जनरली वहीं किया जाता है जहाँ दाम की कीमत ना हो। जैसे कि आप कोई प्लेन बना रहे हैं, प्लेन में अगर आप मुंह खोल के बोलते हैं कि मेरा प्लेन का दाम दुगना हो जाएगा, लेकिन हर किलोमीटर में ये आपका समझिए 2% तेल बचाएगा, सारी एयरलाइंस कंपनी बोलेगी चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको ये प्लेन दो, तो वहाँ पे दाम का कीमत नहीं, तो कंपनी अफोर्ड करती है उसको। फिर आप रॉकेट्स के बारे में बात करें, मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, तो उसमें कोई क्या भाव देगा? आप बोल रहे हो दाम बढ़ जा रहा है, किसको लेना देना है? तो कॉस्ट अगर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है तब आप इसको अपना समझ के करेंगे। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री इसका काफ़ी बड़ा इस्तेमाल करती है, और फिर आजकल इसे कंक्रीट में भी डालने लगे हैं। तो बोले भाई कंक्रीट में क्यों डाल रहे हैं? बात यह है कि छड़ जो है कंक्रीट का कमज़ोर होता है। अब बोले छड़ क्यों कमज़ोर? छड़ को हम लोग डाल रहे हैं कंक्रीट में ये डालने के लिए, मजबूती डालने, तो छड़ को मैं कमज़ोर क्यों कह रहा हूँ? बात है छड़ मेटल से बना होता है, मेटल ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि जैसे आपका कंक्रीट है, शुरू का 10 साल बम बम कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे वो गर्मी में फलता है, ठंडे में सिकुड़ता है, धीरे धीरे करके इसमें क्रैक्स बनेगा ही। कोई भी आप कुछ कर लीजिए, वो क्रैक्स बनेगा, 10 साल में नहीं तो 20 में बनेगा। अब बात है वो क्रैक्स है ना, पानी अंदर घुस जाता है। अब पानी अंदर घुसता है तो अंदर के जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज करता है, और वो ऑक्सीडाइज अंदर से प्रेशर बनाने लगता है, कि मतलब वो छड़ को एक्सपैंड करता है। ऑक्सीडाइज करने में उसका समझिए ऑब्वियसली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो उसका साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो अंदर से कंक्रीट को स्ट्रेस में डाल के तोड़ने लगता है। अंदर से कंक्रीट टूट रहा है, और प्लस जो छड़ था, छड़ में जो मजबूती थी वो भी मजबूती खत्म हो जाएगी जब उसमें रस्टिंग होने लगता है। तो इसीलिए ब्रिजेस के केसेस में ये बहुत बड़ा समस्या रहता है, खूब मेहनत किया जाता है मेंटेनेंस करने कि भैया क्रैक्स दिखे तुरंत सील कर दो। अगर क्रैक्स अंदर तक चला गया और अंदर के स्ट्रक्चर को कोरोजन डाल दिया तो गए आप काम से। तो वहाँ के केस में जब ब्रिजेस बनाए जाते हैं कि भैया 100-150 साल तक छूना ना पड़े इसे, तो उस केसेस में कार्बन फाइबर के रॉड्स इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो ये सब का यह फायदा होता है कि अगर क्रैक बनेगा, जो कि आज नहीं तो कल बनना ही है, वो बनने के बावजूद भी अंदर पानी जाकर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्लस चूंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेटल से ज़्यादा रहती है, और प्लस वो कितने पे टुक से टूटेगा वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भूकंप वाले एरिया में काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इससे बना दो, निश्चिंत हो जाओ। और फिर इसका छोटा लेवल पे भी इस्तेमाल होने लगा है, जैसे कि कंक्रीट है उसमें कार्बन फाइबर का स्ट्रैंड्स डाल दिया जाएगा। स्ट्रैंड ये रहता है कि छोटे छोटे एरिया को वो बाइंड करके रखता है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है इसका छड़ से बनाएंगे, लेकिन वो माइक्रो क्रैक्स को संभाल लेता है। तो उससे ये होता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो बहुत अच्छा रहता है। फिर कुछ कुछ केसेस में ये होगा कि आप कंक्रीट का पिलर्स देखते होंगे, उसको अंदर से स्टील केबल से कसा जाता है, वहाँ पे स्टील केबल हटा के कार्बन फाइबर से कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपके पास पैसा का टेंशन नहीं है और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी लोग कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये
पेपर जैसा रिसाइकलेबल नहीं है। जैसे कि पेपर को आप रिसाइकिल करते हैं तो पेपर का एक स्ट्रैंड होता है, मतलब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एक लड़ी दिखेगी, वो लड़ी आप रिसाइकिल करते हैं वो छोटा हो जाता है, इसीलिए दोबारा उसे अगर आप पेपर बनाते हैं वो कभी उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना पहली बात है, क्योंकि आपका बाइंडर जो डालना पड़ेगा वो ज़्यादा डालना पड़ेगा। मतलब समझिए आपका ईंटा छोटा होते जा रहा है, ऑब्वियसली टुकड़े टुकड़े ईंटा से भी आप बना सकते हैं लेकिन वो सीमेंट ज़्यादा खाएगा। तो वैसे ही पेपर को रिसाइकिल करने में जैसे उसका क्वालिटी घटते चला जाता है, वैसे कार्बन फाइबर के साथ भी होगा। आप उसको चॉपअप कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं उससे दोबारा कुछ किया जाए, लेकिन वो जनरली कभी भी वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड वाला जो बेनिफिट था वो कभी नहीं आने वाला। ये मतलब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एल्युमिनियम जो इस्तेमाल होता है बहुत आराम से उसे रिसाइकिल किया जा सकता है। कार्बन फाइबर के साथ वैसा नहीं हो सकता। आप काट सकते हैं, आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि ये मान लीजिए ग्रेड 1 का था, आप इसको ग्रेड 3 में बेच सकते हैं, ये ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा स्टेप नीचे आएंगे और ग्रेड 3 वाला जब रिसाइकिल होगा कुछ नहीं बचने वाला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैसा आपको छोड़ देना है, अगर कार्बन फाइबर से कुछ बनाना है पैसा को छोड़ देना है, उसके बाद आप सोच सकते हैं। और सोच लीजिए स्पेसएक्स भी नहीं अफोर्ड कर सकता है इसको, ये इतना महंगा पड़ता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कार्बन फाइबर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।